एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर 1 लेकर आया हूं, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि संसाधन क्या होता है, संसाधन को हमें कैसे बचाना है, कैसे यूज करना है और संसाधन का बचाते हुए हमें अपना विकास कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 10th की जो साइंस का पहला चैप्टर है और जो आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है वो मैं ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे चैनल के। आप लोग धुरंधर सीरीज के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएगी। और इस वाले जो वीडियो है इसमें हम लोग मुख्य रूप से ये सारे टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। तो देखो, ये है हमारी भूगोल की भारत 2, ठीक है, समकालीन भारत 2। इसमें हमें पढ़ना है कि क्लास 10th का जो भी भूगोल है, ये हमारी भूगोल की बुक है, इसमें हमें सब चीजें पढ़नी है इसमें। अब देखो क्या होगा, ये टॉपिक इस चैप्टर में हमें कवर करना है। सबसे पहले संसाधन एवं विकास का अर्थ। संसाधन और विकास क्या है, किसी भी चीज का नाम समझो, उसके बाद ही चैप्टर समझ आएगा। चैप्टर का नाम भी वही है, संसाधन एवं विकास। दूसरी चीज है संसाधन के प्रकार। संसाधन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक, संसाधन का यूज हमें कैसे करना है। देखो, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण संकट, सतत पोषणीय विकास, पृथ्वी सम्मेलन, एजेंडा 21, संसाधन नियोजन, भू संसाधन और उपयोग, मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, मृदा अपर्दन और संरक्षण। इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म और ये भी चैप्टर हम लोग क्या कर देंगे, फिनिश। तो आइए फटाक से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इस चैप्टर को सबसे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें कि आपके दोस्त भी आपकी तरह पढ़ सके। ये नहीं कि अकेले बैठ के आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि टॉपिक में आपने लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है संसाधन एवं विकास का अर्थ। आखिर संसाधन क्या होता है? तो संसाधन की सारी चीजें होती हैं जो आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग्स में, वातावरण में उपलब्ध है और जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे अपने आसपास फटाक से देखो, चेयर है, टेबल है, बुक्स है, ठीक है, खाना है, इसे क्या है, संसाधन है। क्योंकि आपकी पूर्ति, इच्छा की पूर्ति हो रही है। यहाँ पे आपको भूख लगेगी, खाना चाहिए ना, आपको क्या, मुझे भी चाहिए, ये संसाधन है हमारे लिए। हमें पढ़ना है, कॉपी किताब चाहिए, पेन चाहिए लिखने के लिए, ये सब क्या है, संसाधन है। आपके आसपास कुर्सी है, बैठने के लिए आपको कुर्सी चाहिए, आपकी इच्छा की संतुष्टि हुई, ये संसाधन है। यानी आपके आसपास में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं, ठीक, और वो आपकी इच्छा की संतुष्टि करते हैं, तो वो क्या है, संसाधन। विकास का मतलब ऑलरेडी मैं आपको इससे पहले वाली जो चैप्टर है जिसमें विकास का चैप्टर हमने पढ़ा था, बता चुका हूं, लेकिन फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। विकास का मतलब होता है कि धीरे धीरे समय के साथ अपने आप को डेवलप करना, विकसित बनाना, ठीक है, ये क्या होता है, विकास। संसाधन के प्रकार। अब जब संसाधन के प्रकार बताता हूं तो संसाधन के प्रकार हम लोग निम्न आधार पर तय करते हैं। जैसे एक होता है उत्पत्ति का आधार, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। क्या किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है जीव संसाधन और एक होता है अजीव संसाधन। क्या, एक जीव और एक अजीव संसाधन। देखो, जीव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जीवित होते हैं, जो चलते हैं, जो श्वसन क्रिया करते हैं, वो क्या होते हैं, जीव संसाधन। इंग्लिश में बोलूं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो वे सारे संसाधन जो चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है, अपने आप में ग्रोथ कर रहे हैं, ये सब क्या है, जीव संसाधन। जैसे पेड़ पौधे हो गए आपके, ठीक। लेकिन अजीव संसाधन वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि आपके आसपास में उपस्थित है, जिनसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जैसे पेन, कॉपी, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। इनमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, ना ही इनमें क्या हो रहा है, ये श्वसन क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, उत्पत्ति के आधार के पर हमने देख लिया दो टाइप होते हैं संसाधन की, जीव संसाधन और अजीव संसाधन। तो दूसरा जो हम लोग देखेंगे संसाधन के प्रकार, वो होगा समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन
नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन आपने पहले भी पढ़ी है। कहां पढ़ी है? तो क्लास 9 का चैप्टर 1 याद है। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं। हमारे पास इनका जो सोर्स होता है, जो हमारे पास स्टोर है वो ज्यादा है, खत्म होने वाले नहीं होते। वो क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे बोल दो क्या, एयर हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गया, ये सब क्या है? जो खत्म होने वाले नहीं है। हवा हो गई, पवन हो गया और सौर ऊर्जा हो गया, ये सब खत्म होने वाली नहीं है। तो ये सब रिसोर्सेज क्या है? नवीकरणीय संसाधन। सूरज की रोशनी दिन भर आती रहती है, सूरज से खत्म होगी क्या जल्दी? नहीं, तुरंत रिन्यू हो जाती है। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको बनने में ज्यादा समय लगता है। क्या होता है? जिनको बनने में ज्यादा समय लगता है और जो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक्स में है। जैसे कि आपके मिनरल्स यानी खनिज, क्या मिनरल्स? खनिज। और फटाफट बताओ क्या? रॉ मटेरियल, जितनी भी चीजें हो गई उसमें से ये सब चीजें क्या है? हमारे पास कुछ लिमिटेड है। पेट्रोल हो गया आपका, ठीक, ये सब क्या? लिमिटेड है हमारे पास। इनका यूज हमें कम से कम करना पड़ेगा कि आगे आने वाले टाइम पे हम लोग क्या करें? उसको बचा सके, उसको अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सेव कर सके कि वो यूज आए। अब हमने तो दो आधार पे देखा है अभी वर्गीकरण, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक होता है समाप्यता के आधार पर। अब जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा स्वामित्व के आधार पर। क्या चीज? स्वामित्व के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण हम जो देखेंगे वो स्वामित्व के आधार पर देखेंगे। किस पे? स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है संसाधन को। एक व्यक्तिगत संसाधन, सॉरी व्यक्तिगत स्वामित्व संसाधन, एक आपका राष्ट्रीय सामुदायिक स्वामित्व संसाधन और एक है आपका राष्ट्रीय स्वामित्व संसाधन। और एक और होता है इसका टाइप्स, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व संसाधन। अब देखो मैं एक एक करके सबका एक्सप्लेन कर देता हूं। व्यक्तिगत संसाधन जो कि आपका खुद का प्राइवेट हो, ठीक है, जिस पर सिर्फ एक आदमी का अधिकार होता है, वो होता है क्या? व्यक्तिगत। जैसे आपका घर है, अगर आपका पर्सनल घर है तो उस पर क्या है? आपका अकेला अधिकार है, ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत स्वामित्व संसाधन है जिन पर सिर्फ आप ही का अधिकार है। आपका पर्सनल फोन होता है किसी बच्चों का, तो उन पर क्या है? उन्हीं का अधिकार है, वो होता है उनका पर्सनल जो संसाधन है वो। सामुदायिक संसाधन वो होता है जिसमें समुदाय के सभी लोगों का अधिकार होता है। जैसे स्कूल हो गया, क्या? स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, और हॉस्पिटल हो गए। ये सब क्या है? आपके सामुदायिक स्वामित्व संसाधन है जिन पर समुदाय के सभी लोगों का, सभी ग्रुप्स का क्या होता है? समान अधिकार होता है, इक्वल। हॉस्पिटल में आपको ये नहीं देखा जाएगा कौन है गरीब कौन है अमीर, ठीक है, कौन गरीब है कौन अमीर है, ये नहीं देखा जाएगा, ठीक है, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो तीसरी बात बोलो राष्ट्रीय स्वामित्व संसाधन। तो राष्ट्रीय स्वामित्व संसाधन वो संसाधन होता है जिस पर एक तो कि वो देश की बाउंड्री लाइन के अंदर हो। मान लो ये इंडिया की बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर में जितने भी रिसोर्सेस हैं वो क्या है? देश के संसाधन है, देश की राष्ट्रीय स्वामित्व संसाधन में शामिल होंगे। दूसरी चीज जो इसके बाउंड्री लाइन के बाहर जितनी भी समुद्री एरिया है, समुद्री एरिया में 22
2 किलोमीटर की दूरी तक का जो भी क्षेत्र है उसमें उपस्थित जितना भी संसाधन है वो क्या है, राष्ट्रीय स्वामित्व संसाधन में शामिल होगा। जैसे कोई जहाज हो गया, कोई पोर्ट हो गया, ठीक है, ये सब चीजें क्या होंगी, शामिल होंगी राष्ट्रीय स्वामित्व संसाधन में। अंतरराष्ट्रीय स्वामित्व संसाधन, नाम ही लिखा है अंतरराष्ट्रीय, वर्ल्ड लेवल पे, जिस पर किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होता, संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है, किसी एक संगठन का अधिकार हो जाए, और उस पर अगर किसी को निरीक्षण करना है, किसी को जांच पड़ताल करना है तो परमिशन लेकर करेगा। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पर किसी एक आदमी का या किसी एक देश का अधिकार नहीं है, बल्कि वो वैज्ञानिक रूप से क्रियाकलापों के लिए है। अगर आपको जांच परीक्षण करना है तो वहां पर संगठन से अनुमति लीजिए और जाइए, आप जांच पड़ताल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुमति से, वहां पर किसी एक देश का नहीं है। इन्हें ही कहा जाता है साझी संपदा, यानी जिस पर सभी का समान अधिकार होता है। ठीक है, 4 टाइप समझे। स्वामित्व के आधार पर हमने संसाधनों को 4 टाइप में बांटा, व्यक्तिगत स्वामित्व संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व संसाधन, राष्ट्रीय स्वामित्व संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय स्वामित्व संसाधन। अब देखो, अब हमने अभी तक 3 तरीके से हमने संसाधन का वर्गीकरण करके देख लिया। अब चौथे तरीके से देखेंगे तो वो है विकास के आधार पर। क्या? विकास के आधार पर, क्योंकि हमें विकास का भी चैप्टर पढ़ना है, तो विकास के आधार पर भी देख लेते हैं संसाधन का वर्गीकरण विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने? 4 भागों में। पहला जो होता है वो होता है आपका संभावी संसाधन। क्या होते हैं? संभावी संसाधन। ठीक। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं विकसित संसाधन। ठीक, विकसित संसाधन। तीसरे जो होते हैं वो होता है पहला, दूसरा, तीसरा संचित कोश संसाधन। चौथा जो होता है वो होता है भंडार। देखो, चारों को समझो अच्छे से। संभावी संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनके बारे में हमें पता है कि किसी एक क्षेत्र में ये उपस्थित है, ठीक है, विद्यमान है, लेकिन अभी इनका यूज नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? संभावी संसाधन कहलाता है। ठीक है, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, हम उनके बारे में जान रहे हैं, उनके अधिकतर से अधिकतर जो स्टॉक है हमारे पास वो अवेलेबल है, लेकिन अभी हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जैसे कि मैं बोलूं महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया, जिनमें पवन ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत है हमारे पास। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास पवन ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन हमें अभी उनका यूज ज्यादा से ज्यादा नहीं कर रहे हैं। विकसित संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कि टोटली तरीके से सभी के पहचान में आ चुका है, इसका सर्वेक्षण हो चुका है और इसका यूज भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो निर्धारित की जा चुकी है। मात्रा निर्धारित करने का मतलब है कि इससे ज्यादा हमें यूज नहीं करना है। जैसे वाटर है, वाटर की लिमिटेशंस है कि हम इससे ज्यादा यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स बात है हमारे पास पानी की कमी हो जाएगी। उसके बाद संचित कोश संसाधन, इसको ऐसे भी समझो, अभी के टाइम पे हाल फिलहाल में जो गैस सिलेंडर की कमी आई है, अब हमारे पास उसकी मात्रा जो है वो निर्धारित हो गई है कि आपको इतनी ही गैस मिलेगी और इतने में ही काम चलाना पड़ेगा, और नहीं तो आप खरीदिए ब्लैक में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कम से कम आपको गैस सिलेंडर का यूज करना चाहिए आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो स्टेट ऑफ हार्मोज रुक गया है, वहां से गैस नहीं आ पा रहा है, सिलेंडर नहीं आ पा रहा है, जिस कारण इंडिया में सिलेंडर की कमी आ गई है। संचित कोश संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कि हमारे पृथ्वी पर उपस्थित तो है, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं है, पता ही नहीं है। यहाँ तो कम से कम पता तो था, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे, यहाँ पता ही नहीं है। ठीक है, जैसे गैसेस के बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, पेट्रोल के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, तो जमीन के नीचे समुद्र में दबे रहते हैं, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए उच्च प्रौद्योगिकी चाहिए। जब उच्च प्रौद्योगिकी की बात चाहिए तो हमें उसके बारे में नहीं पता, तो संचित कोश संसाधन होता है जो एक समय के बाद, जब हमारी टेक्नोलॉजी आने वाले 10 साल बाद अधिक अगर बढ़ जाती है, तो उन संसाधनों को हम निकाल सकते हैं। भंडार का मतलब तो आप सभी समझते हैं अच्छे से, है ना। भंडार का मतलब है कि स्टॉक करके रखना किसी भी संसाधन को, ठीक है, जो कि आपके बुरे समय में काम आए। देखो, अभी तक हमने 4 तरीके से संसाधन के देख लिए कि एक था हमारा जो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, क्या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, तीसरा जो था स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के आधार पर। हमने 4 तरीकों से संसाधन को देखा। ठीक है, समझ गए।
अब देखो, अब उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण आपके आसपास में जो वातावरण है उसमें उपस्थित सारी चीजें पर्यावरण में शामिल होंगी, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, आपको रोड पे चलते हुए गाय दिखेगी, ये सब क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। अगला जो टॉपिक है पर्यावरण संकट। पर्यावरण संकट है क्या, पर्यावरण से हमें क्या नुकसान है, पर्यावरण को हमसे क्या नुकसान हो गया भाई। देखो, आप लोग लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में जा रहे हो, बड़े बड़े इंडस्ट्री को स्थापित कर रहे हो, ठीक है, तो पेड़ों को काटते जा रहे हो। पेड़ से क्या हमें ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है ना, और हमसे क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ गई तो जो ह्यूमन लाइफ है वो पृथ्वी पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, समझे, क्योंकि ऑक्सीजन इज द बेसिक इसेंशियल थिंग्स फॉर द ह्यूमन लाइफ। ऑक्सीजन के बिना तुम नहीं जीवित रह सकते। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध है अभी, और जहां पर ह्यूमन लाइफ सर्वाइव कर पा रहा है। उसके बाद और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसके बाद जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन परत का क्षरण हो गया, ठीक है, अधिक से अधिक क्लोरोफ्लोरो जो गैस आप लोग एसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जीवाश्म ईंधनों का दोहन कर रहे हैं, उनके कारण जितनी समस्याएं आ रही हैं पर्यावरण के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। देखो बाबू, अगर आप पर्यावरण नेचर के साथ खेलोगे तो नेचर भी आपके साथ खिलवाड़ करेगा। अब कैसे, तो देखो कि आप लोग जो भी पेड़ पौधे काट रहे हो तो उसके बदले क्या आ रहा, बाढ़ आएगा, तूफान आएगा, भूस्खलन होगा, ठीक है, ये सब चीजें दिखाने को मिलेगा। तो आप अगर किसी को एक्शन दोगे उधर से रिएक्शन आएगा, ये न्यूटन का भी लॉ है। पृथ्वी सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि आने वाले जो पीढ़ी है उसमें वो संसाधन बचे रहें, ठीक है, संसाधनों का सतर्कता पूर्व उपयोग करना। जैसे पानी है, खत्म होने की कगार पे है, लेकिन हम उसका यूज ऐसे करें कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी, वो लगातार उन पानी का यूज कर सके, स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, ठीक है, क्योंकि जो स्वच्छ पानी की अगर मात्रा बोलूं तो हमारे पास बहुत ही कम है पृथ्वी पर, ठीक है, जबकि हमारा जो अधिकतर एरिया है वो समुद्री एरिया है दुनिया का। अब देखो पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में एकदम डिटेल में मैं आपको बताता हूं, समझो। तो देखो, अब जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं वो पृथ्वी सम्मेलन है। पृथ्वी सम्मेलन का मतलब समझो, 1960 के दशक में लगभग क्या होता है कि पर्यावरण संकट बहुत ज्यादा हो जाता है। पर्यावरण संकट का मतलब ओजोन परत में क्षरण हो जाता है, क्षरण का मतलब छेद हो जाता है, जिससे बहुत सारी जो हानिकारक बीमारियां है वो अर्थ के अंदर एंटर हो जाता है। इसके बारे में अगर ओजोन परत के बारे में पढ़ना है तो क्लास 9 की एनसीईआरटी में ऑलरेडी है, मैं उस जब पढ़ाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो 1972 में एक किताब आती है, ठीक है, क्लब ऑफ रोम की, किसकी, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम की 1972 में किताब आती है, लिमिट्स टू ग्रोथ। क्या, लिमिट्स टू ग्रोथ। इसमें यह बात कही गई कि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, उस प्रकार से, ठीक है, भारत के वर्ल्ड की बात कर लूं कि जिस प्रकार दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार संसाधन हमारे पास उतने लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं है, समझे। क्योंकि देखो, मान लो पॉपुलेशन 146 करोड़ है हमारी, ठीक, लेकिन हमारे पास संसाधन 110 करोड़ लोगों की ही इच्छा को पूर्ति करने के लिए है, तो बाकी जो 30 करोड़ है या 36 करोड़ वो कहां जाएंगे बाबू, ठीक है। तो वही लिमिट्स टू ग्रोथ में बताया गया कि आप लोग जनसंख्या को एक निरंतर गति से अचानक से मत बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, लिमिट्स में बढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है बाबू। संसाधन जब सीमित है तो हमें उन जनसंख्या को इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको बचा के रखना पड़ेगा संसाधन को, कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी उनका यूज कर सके। अब देखो 1972 में एक किताब तो आई, क्लब ऑफ रोम। 1982 के दशक में या 1988 के दशक तक, ठीक है, एक और किताब आई, आवर कॉमन फ्यूचर। ये जो किताब आई इसमें बताया गया कि हम अपने भविष्य में संसाधनों को बचा करके किस प्रकार यूज कर सकते हैं, आगे चलने पे अपना विकास कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आवर कॉमन फ्यूचर की किताब में बताया गया कि संसाधन को बचाइए, ठीक है, उसका सही यूज करिए, कैसे यूज करेंगे, कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और आगे अपना विकास कर सकते हैं। इसी को देखते हुए ब्राजील के, कहा, ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में एक मीटिंग होता है, ठीक है, किसको लेकर के, पर्यावरण को लेकर के,
कब? 1992 में, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। क्या कहा गया? पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट कहा जाता है इसको, जिसमें अर्थ पे जो पर्यावरण संकट आया था उसको बचाने की बात को रखा गया कि सभी देश किस प्रकार से उसको बचाएंगे। देखो, इसमें कई देशों का मामला ये है कि दो तरीके के देश होते हैं, एक होते विकसित और एक होते विकासशील। तो विकसित देश वो देश होते हैं जो अपना विकास ऑलरेडी कर चुके हैं, संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, ये सब क्या अधिक से अधिक ज्यादातर डेवलप्ड है। लेकिन जो विकासशील देश है, जैसे अपना इंडिया हो गया, ठीक, ये क्या है? डेवलपिंग हो रहा है, धीरे धीरे इसकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ये अभी संसाधन का उतना यूज नहीं कर रहे हैं, उतना दोहन नहीं कर रहे हैं। तो ये बात भी कही गई कि जो विकसित देश है वो संसाधन का थोड़ा कम यूज करे। क्या करे? संसाधन का कम यूज करे, जिस कारण जो विकासशील देश है उनके लिए संसाधन बचा रहे और वो भी अपना विकास कर सके। ठीक, ये बात तो हो गई, हमने देखा पृथ्वी सम्मेलन तक, ठीक है, अर्थ समिट। और देखो इसमें जो उसके बाद जो हमारा चैप्टर है एजेंडा 21। एजेंडा 21 कुछ भी नहीं है, भारत का ये लक्ष्य है। किसका? भारत का लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी आते आते तक हम लोग क्या करेंगे? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्या सतत विकास लक्ष्य? आपको मैंने पहले बता रखा है कि संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो बचा रहे। तो भारत का एजेंडा 21 यही है कि 21वीं शताब्दी तक हम संसाधनों का लगातार यूज करें और इस तरीके से यूज करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो संसाधन बचे रहे। उसके बाद संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, नियोजन का मतलब होता है संसाधन को बचाना। ठीक, संसाधन को हम बचाएंगे कैसे? तो कम यूज करिए, पहली बात तो। दूसरी चीज कि आपको जिन चीजों की जरूरत है उन्हीं का यूज करिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे देखते हो कि घर में बाथरूम में आप नल का खुला छोड़ देते हो पानी का, ठीक है, नल खुला छोड़ दोगे तो पानी सारा गिर जाएगा। आप लोगों को जितना भी पानी गंदा होता है डायरेक्टली फेंक देते हो, डायरेक्टली फेंको मत, उसको पौधों को दे दो, वो पौधों के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी संसाधन है उनका सही यूज करो, गलत यूज मत करो, ज्यादा से ज्यादा यूज मत करो, क्योंकि किसी भी चीज का ज्यादा यूज करोगे तो वो हानिकारक होती है। जैसे आपके लिए मेडिसिन, अगर ज्यादा मेडिसिन खा लोगे तो बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है, अगर लिमिट्स में खाओगे तो एकदम ठीक हो जाओगे। भू संसाधन और उपयोग। भू संसाधन यानी पृथ्वी पर, भू यानी पृथ्वी भी कहा जाता है और भू यानी भूमि, ठीक है। तो भूमि संसाधन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो भूमि संसाधन वो संसाधन होता है जो भूमि से रिलेटेड है, जैसे कि आपका पठार हो गया, पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, ठीक है, द्वीप हो गया, ये सब क्या है? भू संसाधन है। और भू संसाधन के उपयोग क्या है बाबू? खेती के लिए होगा, और फटाफट बताओ, घर के लिए, रहने के लिए, रोड के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। मृदा संसाधन इसी में ऐड हो जाएगा, भूमि वाला, ठीक है। मृदाओं के कुछ प्रकार होते हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हैं ऑलरेडी। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, मृदा अपरदन और संरक्षण। ये तो इसी का खैर अलग टॉपिक है, लेकिन हमें ये जो टाइप्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 टाइप्स है, ये हमें 6 के 6 टाइप्स पढ़ने हैं, एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आओ सबसे पहले जब हम देखते हैं किसको, जलोढ़ मृदा। देखो, अब हम लोग इसके मृदा का पहला वर्गीकरण देखते हैं, जिसका नाम है जलोढ़ मृदा। क्या? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ नाम में ही है बाबू, जल से संबंधित मृदा। अब देखो, जलोढ़ मृदा वो मृदा होती है, पहली बात तो ये बात कर लेता हूँ कि ये कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपका गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाला जो एरिया है, इधर क्या पाया जाता है? जलोढ़ मृदा का थोड़ा सा अंश देखने को हमें मिलता है। जलोढ़ मृदा वो मृदा होती है जो बहुत नमी वाली होती है। क्या होती है? नमी वाली मृदा होती है, ठीक है। इनको जो बोना होता है बहुत ही मतलब एक मुश्किल होता है। इनको क्या होता है कि बारिश की जो पहली बारिश हुई उसी में हम लोग क्या करते हैं, खेत को जुताई कर देते हैं। जुताई यानी फसल की एक तरीका है कि खेत को जोतना, फिर उसके बाद बीज को बोना, सिंचाई करना, ये सब क्रियाएं होती हैं खेती में। उसके बाद इसमें जो ये मिट्टी है, इस पर कुछ मुख्य फसलें होती हैं, जैसे कि गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य जितनी भी फसलें हैं वो भी जलोढ़ मृदाएं पर होती हैं। जलोढ़ मृदाएं वो मृदाएं होती हैं जो कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा लाए गए जो भी मिट्टी होती है उनसे बनी हुई मृदाएं
होती हैं। अब देखो इन मृदाओं के क्या है, बहुत उपजाऊ होंगे। क्यों? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जब नदियां लाती हैं मृदाएं अपने साथ काट करके, तो बहुत जगह की मृदाएं होती हैं और वो क्या होती है, उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदाओं पर हम खेती अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें मैंने बताया ही आपको, गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य फसलें होती हैं। अब देखो अब आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा जाता है। क्या किया जाता है? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा जाता है। एक जो होता है वो होता है बांगर और एक होता है खादर। क्या? एक होता है बांगर और एक होता है खादर। जो बांगर होता है बाबू, बांगर ये पुराना जलोढ़ होता है। क्या होता है? पुराना। पुराना का मतलब एक बार नदी से क्या हुआ, मिट्टी आ गई और वो लगातार 5-6 सालों तक चलती रही, वो पुराना जलोढ़ होता है। ठीक है। और खादर क्या होता है? हर बार नदी वहां पे उपजाऊ भूमि लाती है और हर बार बहाकर लेकर भी चली जाती है, तो वो खादर होता है जो कि नया होता है। क्या होता है? नया जलोढ़ मृदा, नया जलोढ़ मृदा। लेकिन जो बांगर है वो क्या है? पुराना जलोढ़ मृदा। तो ये मैंने आपको जलोढ़ मृदा के बारे में बताया है। अब देखो, अब हम जो दूसरा मृदा का टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है काली मृदा। तो आओ सबसे पहले काली मृदा देख लेते हैं हम, उसका दूसरा टाइप्स। काली मृदा। काली मृदा, ये मृदा क्या होती है? नमी वाली मृदा होती है। ठीक है, ये इनमें ह्यूमस की मात्रा होती है। ठीक, जिस कारण इनमें क्या होती है? नमी। जब भी बारिश होता है तो ये पानी को खींच लेते हैं अपने अंदर और इनके अंदर नमी होता है, तो इनको जुताई करना बहुत मुश्किल होता है। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है। ठीक है, जिस कारण काली कपास मृदा भी इनको कहा जाता है। ये जो मिट्टी है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और क्या छत्तीसगढ़, ठीक है, इसमें पाया जाता है। अधिकतर ये इन्हीं इलाकों में है जहां भी पाया जाता है, क्योंकि देखो इसमें कपास अधिकतर खेती होती है और कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी अगर कोई मिट्टी है तो वो काली मृदा है। तो इसके बाद देखो हमने दो अभी पढ़ लिए, क्या? एक था जलोढ़ मृदा और एक काली मृदा। अब हमें पढ़ना है लाल और पीली मृदा। तो देखो बच्चों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं तीसरा मृदा का टाइप्स, वो है आपका क्या? लाल और पीली मृदा। लाल और पीली लाल और पीली मृदा। देखो लाल और पीली मृदा, पहली बात इन मृदाओं में दो कलर है, लाल और पीला। ठीक, तो पीला इसलिए है क्योंकि ये चट्टानों से बना हुआ होता है, आग्नेय चट्टान जो होती हैं, ठीक, उनसे बना होता है। और लाल इसलिए है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण ये मिट्टी क्या होती है? लाल होती है। और ये मिट्टी दक्कन के पठार, कहाँ कहाँ? पहली बात तो दक्कन के पठार, ठीक, दक्कन पठार। दूसरा उड़ीसा, और आपका छत्तीसगढ़, इन एरिया में पाया जाता है। ये जो मिट्टी होती है ये अधिकतर दलहन, ठीक, और दाल, बाजरा और मक्का, इनकी खेती के लिए क्या होता है? ज्यादातर फेमस है। लाल और पीली मृदा में दलहन, दाल, बाजरा, मक्का, इन सब की खेती अधिकतर की जाती है। और ये जो मिट्टी होती है कहाँ पाया जाता है? दक्कन, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अधिकतर पाया जाता है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चौथा टाइप पढ़ेंगे, जिसका नाम है लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा वो मृदाएं होती हैं जो कि नदियों द्वारा बहा कर लाई गई जलोढ़ मृदाएं होती है, यानी उनके द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा। ये मृदाएं अधिकतर काजू की फसल के लिए ज्यादातर फेमस होती है, जहां पर काजू की फसल अधिक होती है। उसके बाद जो हमारा मरुस्थलीय मृदा है बाबू, तो मरुस्थलीय मृदा जैसे कि राजस्थान की मिट्टी है, ठीक, इनमें इनको ज्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक, इनकी क्या होती है? जो एनर्जी होती है, गर्म ज्यादा रहते हैं, मिट्टी रेतीली मिट्टी होती है, ठीक है, रेत से बनी हुई मिट्टी, ये ज्यादातर पानी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और वन मृदा वो मृदा होती है जहां पर ज्यादातर वनीय खेती की जाती है। जैसे पहाड़ों पर देखोगे, पठारों पर देखोगे, तो उधर की जो खेती होती है वो वन की मृदा होती है, उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है, जहां पर जो पेड़ पौधे आसानी से जल्दी से उग जाते हैं। उसके बाद है हमारा जो टॉपिक है मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा अपर्दन का मतलब है, जैसे समझो यहाँ पे कोई एक
मिट्टी का एक ढेला है। क्या है? मिट्टी का ढेला। मिट्टी का ढेला बड़ा सा, ठीक। नदी आई, नदी दो भागों में बट गई। नदी आई तो नदी क्या हुई? दो भागों में बट गई। नदी दो भागों में बट गई तो इससे जो नदी बह रही है साथ साथ कुछ मिट्टी को अपने साथ काटते काटते ले जाएगी बहाकर, ठीक। काटते काटते बहाकर ले जाएगी। ये क्या है? मृदा अपरदन कहलाता है। जब मिट्टी एक जो नदी बहते वक्त अपने साथ मिट्टी ला रही है काट कर, उसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है। उसके बाद क्या है आपका टॉपिक? संरक्षण। संरक्षण का मतलब है कि इसको बचाए कैसे, ठीक है। जो मिट्टी बहाकर ले जाती है नदी, वो क्या करती है? एक अलग तरीके से ले जाएगी। देखो यहाँ बहा दिया, बहाकर ले जाएगी और किसी तट पर उस मिट्टी को इकट्ठा करके छोड़ देगी, और वहां की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उपजाऊ मृदा कहलाएगी। और खास करके जो उपजाऊ मृदा अधिकतर जो होती है वो होता है, जैसे कि एक नदी बह रही है इधर से, एक नदी इधर से बह रही है, इसके बीच में जो बसा हुआ क्षेत्र होता है वो अधिकतर उपजाऊ मृदा होता है वहां का। तो वहां पर अधिकतर उपजाऊ मृदा होती है और वहां पर जो फसल होता है वो अच्छी होगी, क्योंकि दोनों तरफ से नदी बह रही है, अच्छी मृदाएं बार बार वहां पे चेंजेस होंगी, खादर मृदाएं आती रहेंगी, नए नए जलोढ़ मृदा बनेगी, ठीक। तो ये आपका जो चैप्टर था, बेसिकली हमें ज्यादातर आपको नॉर्मली संसाधन के बारे में पढ़ा था, संसाधन का ही पार्ट है मृदा। तो हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम भेजें, ठीक। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दें। और आपको जिस भी चैप्टर की वीडियो चाहिए आप उस चैप्टर का नाम मुझे शेयर कर दीजिए, मैं उस चैप्टर को आपको बना करके वीडियो दे दूंगा। और आप लोग चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे चैनल का आईडी का नाम है पुष्पम/क्लासेस, ठीक। इस पर जाइएगा, आपको मेरे पर्सनल जो है वो आईडी मिल जाएगी। आप वहां पर आप मुझे मैसेज करके कोई भी सवाल का पर्सनली मैसेज भी करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसका रिस्पांस मैं दे दूंगा। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और बाकी जो आपको वीडियो देखनी है वो मेरे धुरंधर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।